ओके, क्वेश्चन आपका पहला ये है कि स्टैंडर्ड ओएआर एंड ब्लैंकेट ओएआर में क्या डिफरेंस है? उसको मैं क्लियर कर देता हूं पहले। There is basically no difference between standard OAR and blanket OAR. Overhead absorption rate या application rate हमेशा हमेशा स्टैंडर्ड ही होता है, क्योंकि हम एक सिलसिला कुछ यूं देख रहे थे कि हमारी कंपनी के जितने भी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे, इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि दो अनसर्टेनिटीज हैं। पहली अनसर्टेनिटी ये थी कि एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी क्या, और दूसरी अनसर्टेनिटी ये थी कि लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या बनेगी। एग्जाम्पल आपको रिपीट कर दूं, हम पिकनिक के लिए अगर चलना चाह रहे हैं तो जो भी पर हेड एंट्री चार्जेस हैं उस वेन्यू की, वो सर्टेन है। हम लेट्स से अरीना क्लब से बात करते हैं या ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट से बात करते हैं, वो हमें पर हेड की एक कॉस्ट बता देते हैं कि हम आपसे पर हेड से फॉर इंस्टेंस 1200 रुपए लेंगे या 1500 रुपए लेंगे। वो 1200 या 1500 रुपए की कॉस्ट हर एक स्टूडेंट की वजह से ही आएगी। लिहाजा स्टूडेंट जब भी इनरोल करेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा, रजिस्टर कराएगा, मैं उसे वो 1200 रुपए या 1500 रुपए चार्ज करूंगा। उसके अलावा बुफे चार्जेस हैं, लेट्स से वो 800 रुपए पर हेड है, तो 1200 रुपए की एंट्री चार्जेस है, 800 रुपए की बुफे चार्जेस है। वो भी वेरिएबल है, हर स्टूडेंट की वजह से आएगी। तो 1200 रुपए बी स्टूडेंट से लूंगा, 800 रुपए बी स्टूडेंट से लूंगा। ये जो वेरिएबल एलिमेंट्स हैं वो अनसर्ट। दूसरा लेवल ऑफ एक्टिविटी, मैं मुझे ही नहीं पता कि एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे साथ चलेंगे। अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूं यार 2000 रुपए तो तुम्हारा है, वो तो डन है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन का अभी सर्टेन नहीं है। वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो ये देखना है कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट आती कितनी है, दूसरा ये देखना है कि हमारे साथ स्टूडेंट। लेकिन हम स्टूडेंट को इस अंधेरे में नहीं रख सकते, तो हम स्टूडेंट को अभी से एक खर्चा दे देते हैं। किस बेसिस पे? दैट इज, आपने अंदाजा लगाया कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन पे अंदाजन कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, और आपने इसको डिवाइड कर दिया अंदाजन कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ लेंगे। ये आप पिकनिक के बाद नहीं कर रहे हो। अगर पिकनिक के बाद करना होता
तो अनसर्टेनिटी खत्म थी, हमें पता भी चल जाता है डीजल कितना लगा, टोल टैक्सेस कितने लगे, चालान कितने लगे, ड्राइवर ने खाना पीना कितना खाया, कोच का फेयर कितना बना। तो तुक्के मारने की क्या जरूरत है, फिर तो अंदाजे लगाने की क्या जरूरत है। आपके पास सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में है। और लेवल ऑफ एक्टिविटी भी आपको क्लियर हो गया कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ पिकनिक पे चले हैं। तो फिर अंदाजा लगाने की क्या जरूरत है। इस वजह से ये हम बाद में नहीं कर रहे, ये हम पहले कर रहे हैं। तो हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, प्री डिटर्मिन्ड। जो हमने पहले से ही डिटर्मिन कर दिया, स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फर्क सिर्फ ये होता है किसको करने का, एक होता है ब्लैंकेट, पूरी फैक्ट्री का सिंगल ओएआर, इसको हम नाम देते हैं ब्लैंकेट। ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पूरी फैक्ट्री का सेम फॉर्मूला है, बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो ये आपके पास एक ही ओएआर होगा जो कि पूरी फैक्ट्री का होगा। अच्छा, ये करने के लिए आपको एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। डिपार्टमेंट वाइज कितना खर्चा है ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते, आप पूरी की पूरी फैक्ट्री की एलोकेटेड और अपोर्शन कॉस्ट टोटल करते, और पूरी की पूरी फैक्ट्री की लेवल ऑफ एक्टिविटी, चाहे वो मशीन आवर्स में हो, लेबर आवर्स में हो, या नंबर ऑफ यूनिट्स में हो, उससे आप तकसीम। ओ यार, होते ये भी स्टैंडर्ड ही है, लेकिन इसमें लेट्स से आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए की जितनी भी बजटेड फिक्स डिपार्टमेंट ओआर होगा, ओवरहेड होगा, उसको हम उसी डिपार्टमेंट के बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास ए आएगा। ये चीज फिर हम रिपीट करेंगे फॉर डिपार्टमेंट बी, फॉर डिपार्टमेंट सी एंड सो ऑन। आपके पास जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होंगे उन सबके अलग अलग ए आर्स निकालेंगे। तो आप या तो एक ही बेसिस रखें इसको तोड़ने का, या अलग अलग बेसिस रखें इसको तोड़ने का। ये इनमें डिफरेंस है, लेकिन होते दोनों ही स्टैंडर्ड ही हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड ब्लैंकेट। ब्लैंकेट भी स्टैंडर्ड है, डिपार्टमेंटल भी स्टैंडर्ड है। यस, और किसी को कोई कंफ्यूजन हो प्रीवियस लेक्चर से तो कंफर्म कर लें, हमें एक तरफ उनको। ओके, अब एक चीज आपने देखनी है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा है फैक्ट्री ओएआर या फिर प्रोडक्ट ओएआर,
हमजा, योर क्वेश्चन इज कि साइमल्टेनियस या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से आंसर सेम आए. सो इन एन आइडियल सिचुएशन यस, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करने से हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा. रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आके करते हैं. अगर आप उसको सिंगल डिजिट तक लेके आते हो तो आपका आंसर काफी हद तक क्लोज आ जाएगा. बाकी अदरवाइज राउंड अप की वजह से रेसिप्रोकल मेथड, साइमल्टेनियस और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के आंसर्स में डिफरेंस आएगा राउंड अप की वजह से. आइडियली अगर हम दोनों को मतलब वो तो साइमल्टेनियस को परफेक्ट आंसर देगा एक ही स्टेप के अंदर, जबकि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन को आप बहुत गहराई में लेके जाते हो तो जाके आपका आंसर कम से कम आएगा. या लाखों को 10 में लेके आ रहे हो तो इतना डिफरेंस चलता है. देखिए हमारे पास वर्दी नहीं है. अगर आप कहते हो कि मैं डिफरेंस को बिल्कुल ही खत्म कर दूं और मैक्सिमम लेवल तक इसको रिपीट करता हूं, तो यू विल बेसिकली बी वेस्टिंग योर टाइम. इस तरह आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पता है कि बैलेंस करने के अगर इतने मार्क्स नहीं है, आपने ट्रायल बैलेंस में से नीचे एडजस्टमेंट्स को बिल्कुल परफेक्ट की हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी सही बनाया है, बैलेंस शीट में आपने कोई इक्का दुक्का मिस्टेक कर ली है जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं आ रही है. हमें इस बात का पता होता है अगर बैलेंस नहीं भी आता तो आपने छोड़ देना है, क्योंकि बैलेंस करने से आपको एक जहनी सुकून तो मिलेगा कि मैंने क्वेश्चन सही किया है, मेरा बैलेंस हो गया, लेकिन उसके ऐसे कोई खास मार्क्स नहीं है जिसपे कि टाइम जाया किया जाए. तो इससे भी आपको एक जहनी सुकून तो मिलेगा कि मैंने साइमल्टेनियसली किया और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से किया तो मेरा आंसर बराबर आ गया, लेकिन इतने मार्क्स कोई नहीं मिलेंगे आपको. तो बेहतर है कि हम इस पे टाइम जाया ना करें. जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसको टेंस में लाके, टू डिजिट्स पे लाके और 5 राउंड मार के भाग जाओ. तो उसमें जहनी सुकून एग्जाम में हासिल करने की हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जितनी की मार्क्स की जरूरत होती. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो याद रखना दिस इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स. यस, बस अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो कि आपने साइमल्टेनियसली करना है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करना है, तो व्हाट वी सजेस्ट कि हमारे पास देखो एक आजादी है, हमारे पास चॉइस है, एग्जामिनर ने हमारे हाथ बांधे नहीं है. तो बेहतर वो है जिसमें आपका टाइम बचे. अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना अब आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, अगर कि आप डरते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने से, तो लंबे रास्ते से जाओ, लेकिन सेफ रास्ते से जाओ, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपको ग्रिप है, आप कहते हैं कि साइमल्टेनियस में गलती गुंजाइश अब नहीं बची और हमें अच्छे तरीके से आती है इसको सॉल्व करना, तो बेहतर है कि शॉर्टकट मारो. शॉर्टकट लेना तब सही है जब सेफ हो. अगर सेफ नहीं है तो लॉन्ग रूट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है गलत हो. पहला पहला टारगेट है गलत ना हो. दूसरा टारगेट है टाइम बचाना. तो अगर आप टाइम बचा के सही कर लेते हो तो साइमल्टेनियस की तरफ चले जाओ. अगर आपको लगता है कि टाइम बचाने से गलत होने की गुंजाइश मौजूद है, तो बेहतर है कि टाइम को जाने दो, सही की तरफ जाओ, क्योंकि गलत चीज पे टाइम देना उल्टा हमारा वक्त बर्बाद करेगा और मार्क्स भी नहीं देगा. ओके, तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओया, तो इसका मकसद इसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों शामिल हैं. लेकिन अगर वो लिखता है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है ओआर, तो दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड ओनली.
आगे हम जितने क्वेश्चंस करेंगे बजट वगैरह के या वेरिएंसेस वगैरह के, तो या ब्रेकेज वगैरह के, तो उसमें ये बहुत हमें कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे अलर्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा गया फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, तो उसका मतलब उसमें वेरिएबल फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड भी शामिल है और फिक्स्ड ओवरहेड भी शामिल है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है, तो इसका मकसद वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री है, फिक्स्ड है। चलो, सो वी आर डन विद दिस एरिया। हमारा ये फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। हमारे रिक्वायरमेंट में ऐसे कर सकता है, मतलब कि फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग करने वाला है साहब, क्लियर करिएगा प्लीज क्वेश्चन को। मीनवाइल हम आगे चलते हैं। नहीं नहीं, हमसे नहीं पूछेगा। वो सिर्फ वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पूछेगा। अगर रिक्वायरमेंट की बात है तो वो एक ही पूछेगा। बेसिकली एक ट्रिक खेलता है, जब भी एग्जामिनर फैक्ट्री ओएआर लिखता है ना, या प्रोडक्शन ओएआर लिखता है, तो स्टूडेंट करता है उसको फिक्स ही समझता है बाय डिफॉल्ट। और जब उसको फिक्स समझता है तो एब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों एब्जॉर्ब कर देता है। उससे एब्जॉर्प्शन भी गलत हो जाती है और अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो ये एग्जामिनर की एक ट्रिक है बेसिकली, कि वो आपको जब फैक्ट्री ओएआर लिखेगा तो बच्चा फैक्ट्री को फिक्स्ड ही समझ लेता है बाय डिफॉल्ट। इस वजह से वो सिर्फ ये गेम खेल सकता है। बाकी रिक्वायरमेंट के अंदर अगर उसने वेरिएबल और फिक्स्ड अलग बता दिया ना, तो फिर उसके लिए वो गेम नहीं बनता, यानी इतना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल वैसे भी नहीं है, सिर्फ मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि स्टूडेंट समझता है कि फैक्ट्री ओवरहेड का मकसद फिक्स्ड है, तो वहां पे वो बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं बस। बाकी इसका कोई भी इतनी कोई डिफिकल्टी इस पे नहीं है, लिहाजा वो रिक्वायरमेंट के अंदर ये चीजें नहीं पूछे। ओके, सो टू स्कूल ऑफ थॉट्स। फटा हमारा ये चल रहा है कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स चूंकि फिक्स्ड है। ठीक है हम, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा लूं, फिर आप स्प्रिंग 14 वाले क्वेश्चन में पूछ, मैं उस क्वेश्चन को सामने रखूंगा, तो फिर हम डिस्कस। ओके, हमारा इशू ये है कि जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है, इसका क्या करना चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने अब तक ये देखा है कि आप इस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है, उसको आप प्रोडक्शन कॉस्ट में एब्जॉर्ब करें, और उसका खर्चा तब माने
जब वो यूनिट्स के बाकी जितना अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है, जो कि आपको साल के आखिर में पता चलती है, उस हिस्से को इमीडिएटली प्रॉफिट और लॉस में डाल दें। यानी जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट होगी, उसके दो हिस्से बनेंगे। एक हिस्सा बनेगा एब्जॉर्ब्ड और दूसरा बनेगा अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। जबकि अगर हम यही सवाल करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से, तो उसका कहना यह है कि फिक्स्ड कॉस्ट पीरियोडिक कॉस्ट ट्रीट करें। पीरियोडिक कॉस्ट ट्रीट करने का मकसद कि जैसे ही वो कॉस्ट इंकर होती है, आप कॉस्ट को ही वक्त प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस मान लें। बात तय है कि खर्चा एब्जॉर्प्शन भी मानेगा, खर्चा मार्ज भी मानेगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या करेगा? जो एब्जॉर्ब्ड पार्ट है उसको मानेगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हिस्सा। लिहाजा जिस महीने में खर्चा होगा उस महीने में खर्चा नहीं माना जाएगा, जिस महीने में प्रोडक्ट सेल होंगे उस महीने में खर्चा माना जाएगा। यानी दोनों मैचिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी मैचिंग है विथ प्रोडक्शन, जबकि मार्जिनल भी मैचिंग कर रहा है, जबकि इसकी मैचिंग है विथ टाइम। दोनों के प्रॉफिट्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा। याद रहे, डायरेक्ट मटेरियल पे दोनों मुत्तफिक हैं, डायरेक्ट लेबर पे दोनों मुत्तफिक हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स पे मुत्तफिक हैं। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का मकसद, मार्जिनल हम कहते हैं वेरिएबल को, तो ये कहता है सिर्फ और सिर्फ जो मार्जिनल कॉस्ट है उस ही को हम इन्वेंटरी में ऐड करेंगे। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहता है? वेरिएबल एंड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट।
both are added inventory value. जिस तरह हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक टर्म पढ़ते हैं टू कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज का मतलब होता है एसेट की कॉस्ट में प्लस करना। दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते की शर्त ही इनकर होते के साथ ही एक्सपेंस मान लिया जाता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे कहें कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोडक्शन कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाता है, कैपिटलाइज करवाता है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट उसको रेवेन्यू एक्सपेंस मानता है और एक्सपेंस आउट करता है। अच्छा, अब इसमें नॉर्मली बच्चों का पूछना होता है कि दोनों में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। उस पर हम आगे चल के डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। बिग वूफ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट आर डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। पर यूनिट सेलिंग प्राइस 180 है, डायरेक्ट मटेरियल $40 का है, लेबर $16 का है, वेरिएबल ओवरहेड $10 का है। तो इनको अगर हम प्लस करें तो ये खर्चा कितना बन गया? $66। और ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है। इसको यूनिट की कॉस्ट मानने में किसी भी फिरके में ऐतराज नहीं है। ना तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस 66 को यूनिट कॉस्ट मानने पे ऐतराज उठाएगा, ना ही मार्जिनल कॉस्टिंग इस पे ऐतराज उठाएगा। अच्छा, अब होता क्या है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में, सॉरी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब किसी भी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस माइनस उस यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट। याद रहे, इस प्रोडक्शन कॉस्टिंग में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी शामिल है। तो एक यूनिट को बनाने में तो खर्च आएगा इंक्लूडिंग वेरिएबल एंड फिक्स्ड, और एक यूनिट जितने में बेच जाएगा सेलिंग प्राइस, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको कहा जाएगा जीपी, यानी ग्रॉस प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट नाम की कोई चीज नहीं होती। इसमें टर्म होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली, और इसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा।
ये बनेगा हमारा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। दोनों के में फर्क है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब तक आप जितनी भी स्टेटमेंट्स आपने बनाई होंगी, प्रॉफिट की इनकम स्टेटमेंट्स बनाई होंगी, उन सब में आपने ग्रॉस प्रॉफिट का वर्ड पढ़ा होगा। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग अभी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट नाम की कोई भी चीज नहीं पढ़ी जाएगी, इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पढ़ा जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसको कहा जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओनली। ओके, क्वेश्चन में हमने देखा कि 66 रुपीज इसकी वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में पूछूं कि हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो हाउ डू वी कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन? इट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें सेलिंग प्राइस कितनी है? 180 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 66। So your answer is 114 पर यूनिट। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे जीपी। आगे देखते हैं। एनुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर budgeted to be $1.6 million, and Big Wolf expects to produce 1,280,000 units of bark each year. Overheads are absorbed on a per unit basis. अच्छा, अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे OAR। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है? बजट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय बजट लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन में हमारी बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पूरे साल गिवन है 1.6 million डिवाइडेड बाय बजट लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये क्वेश्चन रख रही है पर यूनिट बेसिस पे। अगर नंबर ऑफ आवर्स होते या नंबर ऑफ मशीन आवर्स होते तो गिवन होते, लेकिन हमारे बजट नंबर ऑफ यूनिट्स 12,80,000 है, क्योंकि ये एक ही यूनिट यूज कर रहा है। अगर कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती थी तो उसके लिए सूटेबल नहीं था कि वो यूनिट्स के बेसिस पे करती। ओके, सो योर OAR is 1.25 पर यूनिट। अगर हम इस क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहें तो 66 की वेरिएबल है प्लस 1.25 की फिक्स्ड है। हमें एक यूनिट पड़ रहा है 67.5 का। जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करेंगे तो हर एक यूनिट को 67.25 पे कैपिटलाइज करेगा।
और जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करेंगे तो वो हर यूनिट को 66 पे कैपिटलाइज करेगा। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करें तो हर यूनिट की सेलिंग प्राइस है 180 माइनस पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है 67.25, तो ये बनेगा 112.75। डॉलर्स। मार्जिनल कॉस्टिंग से पूछते हैं कि बेटा क्यों जिद लगाए बैठे हो, तुम क्यों नहीं इस कॉस्ट को यूनिट कॉस्ट का हिस्सा मानते? तो उसकी तरफ से जस्टिफिकेशन ये आती है कि फिक्स्ड कॉस्ट कब यूनिट्स की वजह से आई है। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो हम कितने भी यूनिट्स बनाए, उसमें से कितने बेचें और कितने बचा लें, इससे आपकी फैक्ट्री के रेंट पे, सुपरवाइजर की सैलरी पे, हीट एंड लाइट पे, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पे, डेप्रिसिएशन पे, इंश्योरेंस पे, हीट एंड लाइट पे फर्क आएगा क्या? हम कहते हैं वो तो फिक्स्ड, तो बताए फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, तो जिस महीने में इनकम उसी महीने को भरने दो। ये क्या बात है कि अप्रैल के महीने का किराया मैं भरे, क्योंकि अप्रैल के महीने में जो आप यूनिट्स बनाए, अगर के अप्रैल में ना बिक पाए, मई में बिके, तो अप्रैल का किराया क्लोजिंग इन्वेंट्री में चला जाएगा और मई में जाके एक्सपेंस आउट होगा। अप्रैल की बिजली का बिल मैं भरेगा, अप्रैल की सैलरी मैं भरेगा, अप्रैल की डेप्रिसिएशन मैं भरेगा, अप्रैल की हीटर लाइट मैं भरेगा। तो बस महीने का खर्चा है उसको भरने दो ना, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से खर्चा आ ही नहीं रहा, तो वॉल्यूम की वजह से खर्चा चार्ज करें भी क्यों? ये मार्जिनल कॉस्टिंग की जस्टिफिकेशन है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ना सही, लेकिन है तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ही ना। फैक्ट्री के अहाते में आने वाले समांतर इखराजात हो तो प्रोडक्शन की वजह से रहे हैं ना, तो मैं उसको यूनिट कॉस्ट का हिस्सा मानूंगा। चलिए देखते हैं कि दोनों के इस बहस का कोई फर्क भी है कि नहीं है। बाद में कहता है एक्चुअल ओवरहेड्स आर 1.6 मिलियन फॉर द ईयर। हमारा बजटेड भी 1.6 था और एक्चुअल भी 1.6 है, लेकिन यूं ना कहना कि अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं है। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन is not the difference between actual and budgeted. Under or over absorption is the difference between actual and absorbed. Budgeted fixed selling cost. इसमें तो कोई बहस ही नहीं है, सेलिंग कॉस्ट मतलब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को यूनिट का हिस्सा बनाने पे कोई भी नहीं कहता, ना मार्जिनल कहता है ना एब्जॉर्प्शन कहता है। तो ये बात ही नहीं कि 3,20,000 भी कोई के कॉस्ट का हिस्सा माना जाएगा, ना इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हिस्सा मानेगा, ना इसको मार्जिनल कॉस्टिंग हिस्सा मानेगा। एक्चुअल सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20x8 आर दिस। सेल की है 2,40,000, बनाए हैं 2,80,000। अब हम करते हैं एब्जॉर्प्शन। हमने हर एक यूनिट में 1.25 रुपए एब्जॉर्ब किए, यूनिट बनते गए, खर्चे चिपकते गए, और हमने पूरे क्वार्टर में एक्चुअली 2,80,000 यूनिट्स बनाए।
हर बनते हुए यूनिट में खर्चा हम डालते गए थे, तो 2,80,000 यूनिट्स में हम कितना खर्चा डाल चुके होंगे? तीन लाख 50,000। ये खर्चा हम इन्वेंट्री की वैल्यू का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि अब हमें देखना होगा कि हमारा एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आता है। इसने बताया है कि एक्चुअल खर्चा भी 1.6 मिलियन था पूरे साल का। 4 क्वार्टर्स में हर क्वार्टर का आया होगा 4 लाख। अंदाजे की बुनियाद पर 3,50,000 तो आप इन्वेंट्री की वैल्यू में भेज चुके थे, लेकिन क्वार्टर के आखिर में पता चलता है कि एक्चुअल खर्चा तो 4 लाख है। अब इस 50,000 को हमने बेसिकली क्या कर दिया, अंडर एब्जॉर्ब। तो 4 लाख में से 3.5 लाख ले जाएंगे इन्वेंट्री की वैल्यू में, और बिकिंग कॉस्ट ऑफ सेल में जाएंगे। जब 50,000 तो हम इमीडिएटली भेज देंगे प्रॉफिट और लॉस में। तो खर्चा तो पूरे 4 लाख को मानेंगे, 3.5 लाख WIP से कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, जबकि 50,000 डायरेक्टली जाएगा। देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री एट बिगिनिंग ऑफ जनवरी। अच्छा, लेट्स से पहले हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से देखते हैं कि हमें प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। ओके, पहले हम रखते हैं सेल्स रेवेन्यू। यूनिट बेचे कितने हैं? 2,40,000। एक कितने में बेचा है? 180 में। तो सेल्स रेवेन्यू कितना आएगा? 43,200,000। सेल्स रेवेन्यू में से हम माइनस करेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS में हमने पहले रखा
वाजे लिखा हुआ है देयर इज नो ओपन इन्वेंटरी। फिर हम रखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। हर यूनिट पे कितना मटेरियल लग रहा है? 40। और यूनिट बनाए कितने हैं? 280,000। 280,000 टू 40। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 11,200,000। लेबर 16 पर यूनिट। $4,480,000। वेरिएबल ओवरहेड 10। $2.million। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी एब्जॉर्ब करेंगे। हमारा प्री ओआर कितना है? 1.25। और यूनिट्स हमने कितने बनाए हैं? 2,80,000। तो हमारा एब्जॉर्ब है 3,50,000। ये आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। इसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में लिखा है हमने यूनिट्स बनाए कितने हैं? 2,80,000। और बेचे कितने हैं? 2,50,000। 40,000 यूनिट्स हमने बचा के रखे हैं। और हर यूनिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कितने का पड़ रहा है? 67.25 का। इसमें फिक्स्ड एलिमेंट शामिल। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 2,690,000। ठीक हो गया? हमारी कॉस्ट कितनी हो गई? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड मिला के हमें कितने का पड़ा था? 14 प्लस 16 प्लस 10, 66 का। प्लस हमने ऐड किया 1.25 फिक्स्ड ओवरहेड, मल्टीप्लाई किया जितने यूनिट्स बिके हैं। यूनिट्स बिके हैं 2,40,000। तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 16,140,000। अगर हम अलग अलग से करें 11,200 प्लस 4,480
प्लस 2800 प्लस 350 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2690, तो भी हमारी कॉस्ट आ गई 16,140,000। अच्छा, लेकिन जब क्वार्टर खत्म हुआ तो हमें पता चला कि हमारे अंदाजे और हकायक में कुछ फर्क था। अगर कि ये अंडर एब्जॉर्ब था, यानी आपका एक्चुअल खर्चा ज्यादा आया है, और अगर कि ये ओवर एब्जॉर्ब था, यानी आपका एक्चुअल खर्चा कम आया है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वी आर अंडर बाय 50,000, तो वो 50,000 का खर्चा भी हम इसके गले में डाल के ये बन जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 16,190,000। यू कैन सी कि ये 50,000 ने क्लोजिंग इन्वेंटरी का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि तब हमें पता ही नहीं था। पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। अब जब हम सेल्स रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे, पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। $27,010,000। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम इसे माइनस करेंगे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें आती है मार्केटिंग, सेलिंग, एड, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। इस क्वेश्चन में बताया है कि बजटेड फिक्स सेलिंग कॉस्ट आर 320,000 पर क्वार्टर। ये ऑलरेडी एक क्वार्टर की है। कितनी है? $3,20,000। $26,070,000। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे? रेवेन्यू सेम रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगी। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं है तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कहां से होगी? सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से हम तमाम तर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, खा वो प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन हो, वो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे पॉज कर रहा हूं। आप अपने एंड से मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करके शो करेंगे कल के लिए, और कल हम इसके मार्जिनल वाला एरिया करेंगे, फिर रिकैलकुलेशन करेंगे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या प्रॉफिट का डिफरेंस आता है या नहीं, और अगर आता है तो क्यों आता है। हमजा का इसमें क्वेश्चन है कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का सीन है। देखें, जो भी इखराजात
कारखाने से बाहर हो, फैक्ट्री से बाहर हो। फैक्ट्री के अंदर मटेरियल की कंजम्पशन है, डायरेक्ट लेबर का काम है, मशीन का काम है, फैक्ट्री का रेंट पड़ा, फैक्ट्री की यूटिलिटीज हमने पढ़ी, हीट एंड लाइट पड़ा, डेप्रिसिएशन पड़ी, इंश्योरेंस पड़ी, ये सब फैक्ट्री के अंदर जो अखराजात होते हैं। फैक्ट्री के बाहर जो भी अखराजात होते हो, मिसाल हमारी ऑफिसेज हैं जिसमें इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल डिपार्टमेंट है, इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, कस्टमर डीलिंग में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। तो ऑफिस के अंदर जितना भी खड़ा है, क्योंकि वो फैक्ट्री से बाहर, जिस तरह आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा है कि हम जब भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में हम मेनली 4 कैटेगरीज बनाते हैं। एक आती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दूसरी आती है एडमिन कॉस्ट, तीसरी आती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथी आती है फाइनेंस कॉस्ट। तो हमने कंसाइज करने के लिए एज पर IAS 1 उसके अंदर ही तमाम तर खर्चों को जम कर देना होता है। हर खर्चे को फेस ऑफ स्टेटमेंट पे नहीं रखा जाता। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कौन से खर्चे भेजते हैं? तमाम वो इखराजात जो प्रोडक्शन ऊपर आते हैं, जिसमें फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन, स्टाफ की सैलरीज, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट सब उसमें आती है। लेकिन अगर कोई भी आपके इक्विप फिक्चर्स, फर्नीचर्स, प्रॉपर्टी, प्लांट यूज होते हैं मार्केटिंग में, गोडाउन में आपकी व्हीकल्स यूज होती हैं, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। अगर आपकी हेड ऑफिस की ऑफिस का रेंट है, डेप्रिसिएशन है, उसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स हैं, वहां पे काम करने वाला स्टाफ है, तो उन सबका खर्चा जाता है एडमिन में। तो जो भी इखराजात फैक्ट्री के अंदर आते हैं उनको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, और जो भी एक पढ़ लिया, डिलीवरी चार्जेस हैं, उसके अलावा आपके वो स्टाफ ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन सबके एक्सपेंसेस, उन सबकी सैलरीज, सब इक्विपमेंट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन जो कि नॉन प्रोडक्शन यूज में है, फैक्ट्री के बाहर है, वो सारे इखराजात नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस माने जाते हैं। और नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हमेशा हमेशा इमीडिएटली एक्सपेंस आउट किए जाते हैं। उनको कभी भी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाता, और कोई भी नहीं बनाया। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ जो कॉन्सेप्चुअल क्लैश है वो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन कहता है कि यूनिट की कॉस्ट में जाएंगे फिर प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है वो सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। बाकी डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पे दोनों का कोई इख्तिलाफ नहीं है, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग में भी इन दोनों का कोई इख्तिलाफ नहीं है। उन दोनों को ये इमीडिएटली एक्सपेंस आउट करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आप सिर्फ जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, उसमें वेरिएबल एलिमेंट्स आएंगे, फिक्स्ड एलिमेंट नहीं आएगा। और जो फिक्स्ड कॉस्ट मार्जिन में से फैक्ट्री की माइनस की जाएगी, वो एक्चुअल 4 लाख वाली माइनस की जाएगी। एब्जॉर्ब 3.5 लाख वाला कोई भी हिसाब किताब मार्जिनल कॉस्टिंग में डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि 3.5 लाख एब्जॉर्ब्ड है। जब मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्ब को मानता ही नहीं, तो 3.5 लाख का कोई सर ही नहीं बनता मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। ये वाले क्वेश्चंस बेसिकली हमारे आईकैप के नहीं है, ये क्वेश्चंस हमारे पास ICMAP के हैं। जी हमारे से इसमें क्वेश्चन बता दें क्या है। इसमें जो कंपनी असाइन सर्विस, ओके।
ये देखें कि हमारे पास जो बिल्डिंग सर्विसेज है उसकी कॉस्ट है 48,000। इसने नीचे बताया कि जो बिल्डिंग सर्विसेज है वो हम तमाम डिपार्टमेंट्स को चार्ज करेंगे एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो अब एरिया स्क्वायर फीट में यानी जो 100,000 स्क्वायर फीट पे आपकी पूरी फैक्ट्री बनी हुई है उसमें बिल्डिंग सर्विसेज खुद भी है, हेल्थ एंड रिक्रिएशन भी है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी है। तो ये कह रहा है कंपनी असाइंस service department expenses to other service departments. However, after a service department's expense have been allocated, no expenses assigned back. इसमें आपने क्या करना है, इस 48,000 में को आपने जो डिवाइड करना है वो 1 लाख से नहीं करना। आप टोटल करें 1 लाख में से 4,000 माइनस कर देंगे। देखें हमारी कॉस्ट कितनी है 48,000। तो आपने 1 लाख के स्क्वायर फीट में से जो उसकी खुद का स्पेस है 4,000 बिल्डिंग सर्विसेज का वो हटा दिया, बाकी बच गया 96,000। तो आप क्या करेंगे, आप 48,000 को डिवाइड करेंगे 96,000 से, ये बन गया 50%। इस 50% को आप मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 से, 12,000 से, 20,000 से, 8,000 से, 16,000 से और 16,000 से। इससे क्या होगा कि बिल्डिंग सर्विसेज का खर्चा 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को भी चार्ज हुआ और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी चार्ज हुआ। दूसरी बारी आती है हेल्थ एंड रिक्रिएशन की, लेकिन उसको हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं 170। इसमें से आप हेल्थ एंड रिक्रिएशन के खुद के 5 मुलाजिमीन भी निकाल दें और बिल्डिंग सर्विसेज के 15 एम्प्लॉइज भी निकाल दें, बाकी मुलाजिमीन बन गए 150। तो आपने क्या करना है, इस 40,000 को डिवाइड करना है 150 से। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग सर्विसेज का खर्चा बाकियों को चार्ज हो चुका है, अब पलट के हेल्थ एंड रिक्रिएशन का खर्चा बिल्डिंग की तरफ नहीं आएगा, तो हम बिल्डिंग सर्विसेज का बेसिस भी निकाल देंगे एंड हेल्थ एंड रिक्रिएशन का बेसिस भी निकाल देंगे। तीसरे में 4,04,800 की इक्विपमेंट है, 4,800 बिल्डिंग का भी निकाल दोगे, 12,800 हेल्थ एंड रिक्रिएशन का भी निकाल दोगे और 19,200 रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी निकाल दोगे। यानी जिसका खर्चा ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है उसको दोबारा खर्चा एलोकेट नहीं होगा। क्वेश्चन बहरहाल ये आईसीएमपी लेवल का है, ये आईकैप लेवल का नहीं है। आईकैप लेवल के क्वेश्चंस जैसे आपने देखे हैं वो उसी लेवल के आएंगे, बिल्कुल ऐसे हल्के लेवल के नहीं आएंगे जिस तरह ये, क्योंकि एक बेसिक लेवल है आईसीएमपी की क्वालिफिकेशन का। जो ये पेपर आपको मैंने दिया है एडवांस में थोड़ा इसको हाई लेवल पे लेके आता है। यस एग्जैक्टली, इसको नेग्लिजिबल अमाउंट तक लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की सर्विसेज रिपीट नहीं करेगा। तो एक एक बार आपने बस सर्विसेज असाइन करनी है। तो बिल्डिंग सर्विसेज का खर्चा हेल्थ एंड रिक्रिएशन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस को चार्ज होगा, हेल्थ का खर्चा फिर दोबारा बिल्डिंग को नहीं जाएगा, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हेल्थ और बिल्डिंग दोनों को नहीं जाएगा, वो सिर्फ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को जाएगा। तो आपको इसको रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, एक एक स्टेप में 3 स्टेप्स में ये तीनों निमट जाएंगे। ठीक है, चले, विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह।